चलिए तो शुरू करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। आप यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं लिखा है, हाइड्रोजन एटम ही है। ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, मतलब Z की वैल्यू 1 ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है और बहुत सारा रहता है, डायरेक्ट यूज रहता है। और क्या है ना कि इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कुछ चीजें। बिना याद रखे हुए क्या है कि क्वेश्चन आप बना नहीं पाओगे, बिकॉज कई सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि वो डायरेक्ट डाटा ना दे करके इनडायरेक्टली वो बोला रहता है चीज़ों को, और वो आप जो है ना वो तभी समझ पाते हो जब वैल्यू याद रहेगा, तभी आप उसमें समझ के प्रोसीड कर पाओगे। तो क्या क्या याद रखना है देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। एनर्जी लेवल डायग्राम ये है हाइड्रोजन एटम के लिए, Z की वैल्यू 1 है। अभी एनर्जी का आपने फॉर्मूला देखा, दिस इज -Z²/n²E0। इफ Z इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू -E0/n²। अभी E0 जो है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो E इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n²। n जो है वो ऑर्बिट नंबर है। तो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n²। n का वैल्यू अगर 1 है तो एनर्जी हो गया आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n का वैल्यू 2 है तो ये हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n का वैल्यू 3, ठीक है। n का वैल्यू 2 रहने पे ये 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये जाएगा -3.4। n का वैल्यू 3 रहने पे ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1.51, ठीक है। सिमिलरली n का वैल्यू 4 रहने पे ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 16 से डिवाइड हो जाएगा, तो n इक्वल टू 4 पे ये कितना आता है, ये आता है 0.54, -0.54। n इक्वल टू 1 पे ये है -13.6, n इक्वल टू 2 पे -3.4, n इक्वल टू 3 पे -1.51, ओके। n इक्वल टू 4 पे -0.85 है, अच्छा n इक्वल टू 5 पे है -0.54। मतलब ऐसे याद रखना, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54, ये इतना है। -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54। गैप भी याद रखना है, ये वाला जो गैप है 1 और 2 के बीच में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो गैप है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो गैप है वो होता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और नेक्स्ट जो गैप होता है वो होता है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये 3 गैप आप याद रखिएगा, लास्ट वाला याद नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा काम। और ये है 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चन आप आगे एटॉमिक कोलिजन पढ़ोगे ना, उसमें क्वेश्चन दे देगा कि उसमें क्या होता है कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो ये गैप के इक्वल होगा तभी इमिशन होगा, तो ऐसा कुछ रहता है वहाँ पे, ठीक है। हम लोग देखेंगे एटॉमिक कोलिजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो गैप आपको याद रहेगा तभी आप क्लिक कर पाओ, मतलब आपको क्लिक कर पाएगा। तो वो आप ये 3 गैप्स याद रख लेना, 10.2, 1.89, 0.66, और ये वैल्यूज -13.6, -3.4, -1.5। अब ये डायग्राम बना के चिपका लेना घर में दीवार पे, देखते देखते याद होगा, ऐसे याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दीवार पे चिपका लेना, देखते देखते ही याद रहेगा, ये ऐसे नहीं रहने वाला है। अच्छा, अभी हम लोग कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशंस वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पहला है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट किसे बोलते हैं? लोएस्ट एनर्जी स्टेट फॉर एन एटम और आयन।
सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो आप जानते हो कि n का वैल्यू 1 रहना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हीलियम आयन भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और यहाँ पे भी n का वैल्यू 1 रहेगा, लेकिन हीलियम आयन के लिए z का वैल्यू 2 है। तो ये जो फॉर्मूला था ना, E इज -z²/n² E0, तो हीलियम के लिए हो जाएगा ये -z² हो गया 2 का स्क्वायर बाई n इज 1 का स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 13.6 का 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स मतलब -15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर लिथियम प्लस प्लस आयन के लिए z का वैल्यू 3 है, z का वैल्यू 3 मतलब ये 9 टाइम्स हो गया, तो दिस इज -124.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 टाइम्स हो जाएगा। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, तो आप वैल्यू डाल लोगे। एक्साइटेड स्टेट किसे बोलते हैं? स्टेट ऑफ एटम अदर देन ग्राउंड स्टेट। सो स्टेट ऑफ एटम अदर देन ग्राउंड स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए n = 1 ग्राउंड स्टेट है, तो n = 2 को बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 3 को बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n = 4 को बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n = n0 + 1 को बोलेंगे n0 एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n = इंफिनिटी। तो ग्राउंड स्टेट से अगर इंफिनिटी पे भेजना है इलेक्ट्रॉन को, बाहर निकलना है मतलब एटम के फील्ड से, तो हमें जितना मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लाइक जैसे हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, तो उसका एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एटम से बाहर निकालेंगे तो उसका एनर्जी हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम प्लस आयन, उसके लिए Z का वैल्यू 2 था, ये उसके लिए जो एनर्जी आया था वो आया था -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स। उसके लिए एनर्जी आया था -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये अगर उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, बाहर निकलने पे उसका एनर्जी 0 हो जाएगा, तो हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस प्लस आयन, सिमिलरली लिथियम प्लस प्लस आयन ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके लिए भी E का वैल्यू हो जाएगा -3 का स्क्वायर, Z² की जगह क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर बाई n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होता है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाहर निकालने पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 हो जाएगा, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा हमें? 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी देना है इलेक्ट्रॉन को, तो हमें पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा 13.6 वोल्ट। हम लोग 13.6 वोल्ट को आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। सो जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है उसको E टाइम्स ऑफ डेल्टा V बोल दो, and this delta V will be called as ionization potential. So delta V is ionization energy by E. So like हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा 13.6 वोल्ट। हीलियम प्लस आयन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो था वो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो 54.4 वोल्ट होगा, ठीक है। बोलिए। बोलो यार, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है या ठीक है? ठीक है सर। तो नेक्स्ट आ जाओ आप, स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस ये क्या है? अब देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो जो डिफरेंस इन एनर्जी होता है, एनर्जी जब इन इलेक्ट्रॉन इफ इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो उसका एनर्जी जितने से डिक्रीज किया वो कहाँ गया? वो इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उतने एनर्जी का फोटोन इमिट करता है, ठीक है। उतने एनर्जी का ये फोटोन इमिट करता है, नया फोटोन वहां पे क्रिएट होता है। तो
तो कंसीडर है हाइड्रोजन लाइक एटम। तो अभी हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो भी फॉर्मूला वगैरह ऊपर में डिराइव किया था रेडियस के लिए या फिर एनर्जी के लिए, तो सब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए डिराइव किया था। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम की ही बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस प्लस है, एटसेट्रा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है, इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, डिफरेंस इन एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो डिफरेंस इन एनर्जी है डेल्टा ई, उतने एनर्जी का फोटोन इमिट होगा। लेट अस से जो फोटोन इमिट हुआ उसका फ्रीक्वेंसी है म्यू। सो डिफरेंस इन एनर्जी of the two different levels, that should be equal to h mu, where mu is the frequency of photon emitted, and h mu can also be written as hc by lambda. So delta E you can write E1 minus E2, energy in the first orbit minus energy in the n1th orbit minus energy is n2th orbit. So E1 minus E2 is hc by lambda. E जो है वो चूंकि since E is minus z square by n square E naught, so E1 can be written as minus z square by n1 square E naught. E2 can be written as minus z square by n2 square E naught. So that should be equal to hc by lambda. Now यहाँ पे अगर मैं E naught कॉमन ले लूँ तो ये आपका हो जाएगा, E naught कॉमन ले लें, ठीक है, और z स्क्वायर भी कॉमन ले लें। तो इसमें अगर हम E naught और z स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 1 by n2 स्क्वायर माइनस 1 by n1 स्क्वायर। तो दिस शुड बी इक्वल टू hc by लैम्डा। यहाँ से 1 by लैम्डा जो है वो हो जाएगा hc को इधर लेते जाओ तो ये हो जाएगा z स्क्वायर E naught by hc 1 by n2 स्क्वायर माइनस 1 by n1 स्क्वायर। अब ये जो E naught by hc है ना, E naught by hc है, इसी को हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, एंड वी डिनोटेड बाय कैपिटल R। सो E naught हमने आगे आपको नोट करवाया था कि देखो R का वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट और E naught में ये रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू E naught by hc। तो कहाँ से है ये जो आप डेल्टा यू इज इक्वल टू hc बाय डेल्टा ई इक्वल टू hc बाय लैम्डा लिख रहे हो, वहीं से आया ये। E naught by hc का टर्म यहीं पे है, इसी को हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। R की वैल्यू E naught by hc होता है। R का जो ऐसा यूनिट होगा वो होता है 1.097 into 10 to the power 7 पर मीटर। वैल्यू इतना होता है 1.097 into 10 to the power 7 यूनिट हो गया पर मीटर। 1 by r की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 by r की वैल्यू हमें बार बार कैलकुलेशन करने में काम में आता है, इसे मस्ट रिमेंबर। ये वैसे तो होता है 911.5 एंगस्ट्रॉम, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस जनरली हम लोग 912 एंगस्ट्रॉम लेते हैं। कहीं कहीं पे आप देखोगे कि 911 भी लिया हुआ है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। आपको समझना है कि भाई ये 911.5 होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको 912 लेके काम करते हैं, कहीं कहीं पे 911 भी लिया रहता है। अब जिससे आपको सिंपल बन रहा हो डाटा वो वाला ले लो आप, और अदरवाइज देख लो कि किससे ऑप्शन मैच हो रहा है, अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो। सो E naught by hc को हम लोग r से डिनोट करते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 by lambda is r z square 1 by n2 square minus 1 by n1 square। So 1 by lambda is r z square 1 by n2 square minus 1 by n1 square। यहाँ पे देखो ये ध्यान रखना है कि n1 n2 की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ये वाला टर्म पॉजिटिव हो, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो उसके हिसाब से आप देख लेना कि कौन सा n1 कौन सा n2 लेना है, तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा और क्या। So this is true for hydrogen-like atoms like helium plus, lithium plus plus, etc. जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो Z का वैल्यू 1 ले लेंगे, लिथियम प्लस प्लस की बात करें तो Z का वैल्यू 2 ले लेंगे, है ना। हीलियम प्लस लिथियम प्लस प्लस के लिए Z का वैल्यू 3 लेंगे, हीलियम प्लस के लिए Z का वैल्यू 2 लेंगे। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में Z का वैल्यू 1 है, तो हाइड्रोजन में है Z का वैल्यू 1, तो Z का वैल्यू अगर आप 1 बैठाते हो, ठीक है, तो Z का वैल्यू अगर 1 बैठाते हो आप, तो ये हो जाएगा 1 by lambda is r 1 by n2 square minus 1 by n1 square। ठीक है, 1 by lambda is this। अच्छा, अब क्या है कि आपने पढ़ा होगा, क्लास कुछ ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? ठीक है, नहीं सर।
अच्छा, देखो 1 बाई लैम्डा जो है वो आर, हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 डाल दिया तो 1 बाई लैम्डा इज आर, 1 बाई N2 स्क्वायर माइनस 1 बाई N1 स्क्वायर। अब ये बताओ ये सीरीज क्या होता है? लैमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज क्या होता है? देखो इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट पे, फाइनल डेस्टिनेशन अगर उसका फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इस केस में जो वेवलेंथ इमिट होते हैं उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। जैसे ये 2 से 1 पे जंप कर रहा है, ये 3 से 1 पे, ये 4 से 1 पे, 5 से 1, 6 से 1, 7 से 1। तो इसमें जो फाइनल ऑर्बिट है वो n=1 है। तो जो भी वेवलेंथ इस केस में इमिट हो रहे हैं हम लोग उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। बामर सीरीज क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट पे जंप कर रहा हो, सेकंड ऑर्बिट पे, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आता है और सारे इसके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा पूछ देगा कि एक गैस है एंड वो लेट अस से इस कलर का लाइट इमिट कर रहा है। अब क्या है, आपको वो समझना होता है देख करके, वो इनडायरेक्टली आपको डाटा दे रहा है, ठीक है। तो डो नॉट एक्सपेक्ट कि सब कुछ डाटा आपको दे देगा और आप सिर्फ फॉर्मूला में डालोगे। तो इसमें रिजल्ट याद रखना बड़ा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सो बामर सीरीज किसे बोलते हैं? जब फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो सेकंड ऑर्बिट हो। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो उस केस में जो वेवलेंथ इमिट हो रहे हैं उससे हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज। पास्चन सीरीज कब बोलेंगे? जब फाइनल डेस्टिनेशन ऑर्बिट n=3 हो। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड एज पास्चन सीरीज। ब्रैकेट सीरीज किसको बोलेंगे? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, तो उसको हम लोग ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे। और व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट, उसको हम लोग फंड सीरीज बोलेंगे, ठीक है। बोलिए। ये तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना? हेलो, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना तुम लोग? अभी इसमें जो है ना वो ये याद रखना जरूरी है कि लैमन सीरीज में जो है वो अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ होते हैं बस, अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं बस इमिट। बामर सीरीज में विजिबल प्लस अल्ट्रा वायलेट दोनों होता है। बामर सीरीज में विजिबल प्लस अल्ट्रा वायलेट दोनों होता है। और पास्चन सीरीज में, ब्रैकेट सीरीज में, फंड सीरीज में, या इनफैक्ट अगर हायर कोई सीरीज होगा उसमें भी जो है वो सिर्फ इंफ्रारेड ही इमिट होता है, सिर्फ इंफ्रारेड ही इमिट होता है, ठीक है। नहीं, हायर का नहीं बोल रहा हूँ, हायर का नहीं, मतलब इन तीनों का बोल रहा हूँ। पास्चन, ब्रैकेट और फंड में इंफ्रारेड इमिट होता है। ये चीज आपको याद रखना है, किसमें क्या इमिट होता है। पास्चन ब्रैकेट विजिबल है बामर सीरीज में बस, और बाद वाले में तो क्या होता है, एनर्जी गैप और कम ही हो रहा है, तो लैम्डा और बढ़ेगा ही। तो एनर्जी गैप कम ही हो रहा है तो लैम्डा और बढ़ेगा ही, तो बाद में जो है वो इंफ्रारेड ही इमिट हो रहा है पास्चन ब्रैकेट फंड में, ठीक है। और सेकंड ऑर्बिट पे बामर है, तो फर्स्ट ऑर्बिट पे तो एनर्जी गैप ज्यादा है यहाँ पे, तो एनर्जी गैप ज्यादा है तो यहाँ पे जो है वो अल्ट्रा वायलेट इमिट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ये सीरीज को देखेंगे। सो लेट अस सी लैमन सीरीज। सो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा बता दूंगा, याद करना है क्या क्या, याद करना है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इन हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन माइग्रेट्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन माइग्रेट्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। अब इसमें एक है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज किसको बोलेंगे? व्हेन इलेक्ट्रॉन माइग्रेट्स फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो वो हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हो जाएगा जब n=3 से n=1 पे जंप हो रहा हो, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज जब n=4 से n=1 पे जंप हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से चलता जाएगा।
तो देखो फर्स्ट लाइन की बात करें तो 2 से 1 पे जंप हो रहा है, तो यहाँ पे 1 बाई लैम्डा इज आर, 2 से 1 पे जंप हो रहा है तो दिस इज 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, तो दिस लैम्डा यू गेट 4 बाई 3 आर, लैम्डा हमें मिल जाता है 4 बाई 3 आर, सो दिस इज 4 बाई 3, 1 बाई आर की जगह पे लिख देंगे हम लोग 912 एंगस्ट्रॉम, है ना। हमने देखा था ये 911.5 होता है, बट हम लोग 912 प्रीफर करते हैं बिकॉज ये 3 से कट जाता है और कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप इतना ले सकते हो, तो ये आपका हो जाता है 1216 एंगस्ट्रॉम। दिस लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हो गया 1216 एंगस्ट्रॉम। फिर है सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, जब 3 n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 पे जंप हो, यहाँ पे फॉर्मूला में डाल देंगे ना, फॉर्मूला में डाल देंगे ये आपका 3 से 1, तो 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इन्फिनिटी से अगर देखेंगे 1 पे जंप हो रहा है, तो इन्फिनिटी से 1 पे जंप हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा इज आर, 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर, so this is lambda is 1 by r, 912 angstrom. So this is the range of wavelengths for Lyman series. देखो आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इमिट हुआ 1216 एंगस्ट्रॉम, और जब से लोएस्ट वेवलेंथ जो इमिट हो सकता था, मतलब n इक्वल टू इन्फिनिटी से अगर कोई जंप करो n इक्वल टू 1 पे, तो उस केस में जो वेवलेंथ इमिट हो रहा है वो है 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इन्फिनिटी से 1 के लिए 912, 2 से 1 के लिए 1216, तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन का यही रेंज हो, मतलब ये लाइमन सीरीज का यही रेंज हो गया। वैल्यूज ये वाला लाइमन सीरीज का याद रखना पड़ता है, बाकी दूसरे सीरीज का आपको वैल्यू नहीं याद रखना पड़ेगा, लेकिन लाइमन सीरीज में ये वैल्यू आपको याद रखने होता है 912 टू 1216, ठीक है। और ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है, तो यहाँ पे देखो तो लाइमन सीरीज में गैप जो है वो मैक्सिमम होगा, लाइक अगर इन्फिनिटी से 1 पे जंप कर रहा है, तो इन्फिनिटी से 1 पे जंप कर रहे हैं तो क्या है, मैक्सिमम गैप है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी हुआ फोटोन का, उससे ज्यादा एनर्जी फोटोन का यहाँ पे पॉसिबल नहीं है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो और इन्फिनिटी से 1 पे जंप करने के लिए 912 एंगस्ट्रॉम आया वेवलेंथ, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एटम जो है वो इससे छोटा वेवलेंथ इमिट नहीं कर सकता है, तो हाइड्रोजन एटम कैन नॉट इमिट वेवलेंथ स्मॉलर देन 912, इससे छोटा वेवलेंथ नहीं इमिट करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक बार पूछा गया था कि कैन हाइड्रोजन एटम इमिट एक्सरे, क्या हाइड्रोजन एटम एक्सरे इमिट कर सकता है? बोलिए, कैन हाइड्रोजन एटम इमिट एक्सरे? हाइड्रोजन एटम एक्सरे इमिट कर सकता है? बोलो भाई। एक्सरे का वेवलेंथ कितना होता है? एक्सरे का वेवलेंथ कितना होता है? एक्सरे का वेवलेंथ कितना होता है पता है? एक्सरे का वेवलेंथ होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। अब बताओ, कैन हाइड्रोजन एटम इमिट एक्सरे? बोलो यार, तुम लोग बोल नहीं रहे हो तो मजा नहीं आ रहा है और नींद आने लगता है वैसे में। बोलो। नहीं कर ये सकता। वेवलेंथ, हाँ नहीं कर सकता भाई। नहीं कर सकता। लोएस्ट तो 912। मैक्सिमम एनर्जी गैप कितना आया है हाइड्रोजन के लिए? मैक्सिमम एनर्जी गैप हो गया n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1, तो इन्फिनिटी से 1 पे जंप करेगा तो इस केस में वेवलेंथ जो इमिट करेगा वो लोएस्ट होगा, और वो है 912 एंगस्ट्रॉम, तो इससे छोटा वेवलेंथ वो इमिट नहीं कर सकता है, तो 0.1 एंगस्ट्रॉम तो बहुत छोटा हो गया, सो हाइड्रोजन एटम कैन नॉट इमिट एक्सरे। नेक्स्ट है बामर सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विजिबल स्पेक्ट्रम, यहीं पे विजिबल कलर्स यहीं पे दिखते हैं,
तो बामर सीरीज इज वेरी वेरी स्पेशल। बाकी बाद वाले जो हैं पास्चन ब्रैकेट फंड, उसमें तो सिर्फ इंफ्रारेड इमिट होता है। तो बामर सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसमें कुछ कलर्स याद रखने पड़ते हैं कि कौन सा कलर कब इमिट होगा। एक बार जेई में क्वेश्चन पूछ दिया था, एडवांस का ही क्वेश्चन था, उसमें बोल दिया था कि एक कंटेनर में गैस भरा हुआ है और जो हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है और वो ब्लू कलर इमिट कर रहा है। ब्लू कलर इमिट कर रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो इमिट होता है तब जब इलेक्ट्रॉन n=4 से n=2 पे जंप करे। तो इनडायरेक्टली उसने ये ना बोल करके कि इलेक्ट्रॉन 4 से 2 पे जंप कर रहा है, वो बोला कि ब्लू कलर इमिट हो रहा है। स्टूडेंट शुड नो कि हाँ भाई ब्लू कलर कब इमिट होता है। तो इसलिए जो बता रहा हूँ वो रिजल्ट्स जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो बामर सीरीज है, बामर सीरीज में क्या है कि इसमें डेस्टिनेशन ऑर्बिट होना चाहिए n=2, ठीक है। सो हायर एनर्जी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकंड ऑर्बिट में, तो दैट इज उस केस में जो वेवलेंथ इमिट हो रहा है उसको बोलते हैं बामर सीरीज। सो इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू सेकंड लेवल, तो n2 का वैल्यू 2 लिख दिया। अब इसमें क्या होता है ना कि 4 विजिबल लाइट दिखते हैं इसमें, 4 अलग अलग विजिबल लाइट होते हैं और बाकी सब अल्ट्रा वायलेट होता है। ये जो 4 विजिबल लाइट होते हैं ना, उसको हम लोग नाम देते हैं एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, ठीक है। दे आर नेम्ड एज एच अल्फा लाइन, एच बीटा लाइन, एच गामा लाइन, एच डेल्टा लाइन। अच्छा, और बाकियों का नाम नहीं होता है, बाकी सब अल्ट्रा वायलेट होता है। अब देखो एच अल्फा लाइन किसको बोलते हैं, जब जंप हो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जब जंप होता है, फॉर्मूला में डालोगे 1/λ इज आर जेड स्क्वायर, जेड तो 1 है, 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ये डालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6563 एंगस्ट्रॉम। ये आपका रेड रीजन में लाई करता है। उसके बाद एच बीटा लाइन है, जब जंप हो रहा हो फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे, तो उस केस में आप ये जब फॉर्मूला में डालोगे 1/λ इज आर जेड स्क्वायर, 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसमें जो एच बीटा लाइन, इसमें जो लैम्डा होता है वो ब्लू रीजन में लाई करता है, तो एच बीटा जो है वो ब्लू हो गया। सिमिलरली एच गामा के लिए आप कर दोगे, ये वायलेट आता है, और सिमिलरली एच डेल्टा ये भी वायलेट आता है। एच गामा हो गया जब जंप हो रहा हो 5 से 2 पे, और एच डेल्टा तब हो गया जब जंप हो रहा हो 6 से 2 पे। तो एच गामा और एच डेल्टा जो होता है वो वायलेट होता है। और बाकी फिर हायर एनर्जी ऑर्बिट से अगर 2 पे आएंगे तो एनर्जी गैप और ज़्यादा होगा, वेवलेंथ और छोटा होगा। और एक एच इन्फिनिटी लाइन होता है, ये एच इन्फिनिटी लाइन किसको बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इन्फिनिटी से सेकंड ऑर्बिट पे। तो इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी से सेकंड ऑर्बिट पे जंप करता है तो उसको बोलते हैं एच इन्फिनिटी लाइन। उस केस में जो वेवलेंथ होता है वो होता है 3646 एंगस्ट्रॉम। तो आपको ना ये याद रखना है, एक तो एच अल्फा हो गया 6563, देखो वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे एच अल्फा का। अच्छा, एच अल्फा मतलब क्या होता है, वो 3 से 2 पे जंप हो रहा है, तो 3 से 2 पे जंप हो रहा है तो लैम्डा का वैल्यू 6563 एंगस्ट्रॉम होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में अगर प्रोटियम है, तो प्रोटियम है तो उस केस में जो वेवलेंथ इमिट होता है वो होता है 6563 एंगस्ट्रॉम, और अगर ड्यूटेरियम है तो उस केस में जो वेवलेंथ इमिट होता है वो होता है 6561 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा सा स्मॉल डिफरेंस है। तो ये इससे हमें पता भी चलता है कि क्या है, प्रोटियम है या ड्यूटेरियम है। ये स्पेक्ट्रल लाइंस बामर सीरीज का ऐसे दिखाया गया है, ये बामर सीरीज का स्पेक्ट्रल लाइंस है यार। देखो एच अल्फा जो है 6563 एंगस्ट्रॉम, ये सबसे ज्यादा ब्राइट भी है, मतलब सबसे ज्यादा यही इमिट हो रहा है। एच बीटा ब्लू होता है, ये थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी कम है। एच गामा वायलेट, थोड़ा सा इंटेंसिटी और कम। एच डेल्टा तो सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी होता है वो एच अल्फा का होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा रेड ब्लू वायलेट वायलेट, रेड ब्लू वायलेट वायलेट।
और बाकी सब जो होते हैं वो अल्ट्रावायलेट। बोलो क्लियर है? और एक वो रेंज याद रखना है 3646 एंगस्ट्रॉम टू 6563 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, याद रहेगा? ये याद रहेगा? बताओ। ठीक है, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, रेड, ब्लू, वायलेट, वायलेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फन सीरीज। उसमें इंफ्रारेड जो है वो सिर्फ इमिट होता है। ठीक है, तो पूरा थ्योरी हो गया कि जरा एक क्वेश्चन बना दो, थोड़ा मूड फ्रेश होगा आपका भी। बनाइए ये। बनाइए ये, बना के बताइए। बोलिए, हो गया? बोलो यार। हाँ सर, बस हो गया वो, ए और बी का बस थोड़ा देर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर बी आ रहा है। बी आ रहा है? हाँ सही है। देखो, बोल रहा है द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन of the hydrogen spectrum is the 122 nanometer. बोल रहा है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ क्या होगा इन द इंफ्रारेड रीजन? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इंफ्रारेड रीजन बोल दिया है तो हमें ये पता है कि भाई लाइमन में सिर्फ अल्ट्रावायलेट होता है, बामर में विजिबल प्लस अल्ट्रावायलेट होता है, इंफ्रारेड होता है सिर्फ क्वेश्चन ब्रैकेट फंड में। अब इसमें ये बोल रहा है क्या? इसमें बोल रहा है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ स्मॉलेस्ट, वेवलेंथ स्मॉल मतलब एनर्जी ज्यादा।
तो एनर्जी गैप ज़्यादा होना चाहिए और वो भी इंफ्रारेड में होना चाहिए। तो इंफ्रारेड सिर्फ इन तीनों में हो रहा है, पास्चन, ब्रैकेट, फ्रंट। अब एनर्जी गैप ज़्यादा कब होगा? जब इन्फिनिटी से ये थर्ड पे आए, इन्फिनिटी से थर्ड पे आए। तो यहाँ पे वही लेना था n1 n2 का वैल्यू 3 और इन्फिनिटी, 3 और इन्फिनिटी लेना था, तो ये आपका बी आंसर हो जाता। फिर for hydrogen atom we know that infrared region does not lie in Lyman or Balmer series, it starts from Paschen series। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए इन्फिनिटी से 3 पे जंप कराएंगे तो यहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बोलिए, समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो देखो, अब हेडिंग दे देते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन। ये वाला पार्ट जो है ये आप केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हो, और यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा, वैसे तो रिजल्ट बता दूंगा, रिजल्ट पे काम हो ही जाता है, लेकिन हम लोग रिजल्ट को डिराइव भी करके देख लेंगे कि भाई क्या है ये चीज। तो देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन। ठीक है, तो अब देखो, हम लोग अभी तक ये मानते आ रहे थे ना कि न्यूक्लियस रेस्ट में रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में अगर हम ये हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, हाइड्रोजन लाइक एटम का। तो हाइड्रोजन लाइक एटम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस है जिसपे चार्ज है प्लस जेडी और एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनका अगर क्लोज सिस्टम की बात करें, क्लोज सिस्टम मतलब इसका बाहरी दुनिया से अगर माने कि कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये जो मोशन, इनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। तो अगर ये जो है ना बाहरी दुनिया से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो परमानेंटली रेस्ट में ही रहेगा। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहे, इसके लिए न्यूक्लियस को भी घूमना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग कैसे। जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस का जो मास है ये हम लोग मान रहे हैं कि दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। सो m1 इज, इट्स मास m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। ठीक है, सो अब देखो, ये मास m1 है, ये m2 है, इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा, हम लोग जानते थे, सेंटर ऑफ मास में पढ़ा है हम लोगों ने कि 2 पॉइंट मासेस का जो सेंटर ऑफ मास होता है, इट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 मासेस m1 एंड m2। तो 2 पॉइंट मासेस का जो सेंटर ऑफ मास होता है, इट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग m1 एंड m2। और इसका m1 से जो डिस्टेंस होगा, सेंटर ऑफ मास का m1 से जो डिस्टेंस होगा, लेट अस डिनोट इट बाय L1। तो L1 की जो वैल्यू होगी वो होगा m2L डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और सेंटर ऑफ मास से m2 का जो डिस्टेंस होगा, इसको अगर L2 बोलें, तो ये होता है L2 इज m1L डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये जो है वो m1 m2 का डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ मास से। तो अगर न्यूक्लियस की बात करें, अब इसमें जो हैवियर मास होता है, सेंटर ऑफ मास उसके नजदीक होता है। तो ये m1 जो है ये है मान लो न्यूक्लियस, और m2 जो है वो है मान लो इलेक्ट्रॉन। तो सेंटर ऑफ मास इसके न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है। ठीक है, अब देखो ये सेंटर ऑफ मास को परमानेंटली रेस्ट में रहना है, तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम के यहाँ से यहाँ आ गया,
अरे इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरीके से घुमा सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ मास एंड इलेक्ट्रॉन हैज टर्न थ्रू एंगल डी थीटा, ये डी थीटा से टर्न लिया। अब देखो m2 यहाँ पे आ गया है और सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट में ही है, वो नहीं मूव कर रहा है, तो उसके लिए m1 को भी घूम के इधर आना पड़ेगा। तो m1 को भी इसी लाइन पे आना पड़ेगा, तभी कर सकते हो कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहा। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ पे आया तो न्यूक्लियस को भी सेंटर ऑफ मास पे घूम के इधर आना पड़ेगा। अब हाँ, ये डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, L1 इज वेरी वेरी लेस देन L2, ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसलिए हम लोग पहले मानते थे कि न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट एट रेस्ट। पर ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, M2 जो है वो यहाँ से इस लाइन पे है, M1 भी इसी लाइन पे है, तो यू कैन से कि M2 ने अगर डी थीटा से टर्न लिया इन टाइम dt, तो M1 सेंटर ऑफ मास और M1 को जोड़ने वाला जो लाइन है वो उसने भी डी थीटा से टर्न लिया, है ना, इन द सेम सेंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए और न्यूक्लियस के लिए, दोनों के लिए डी थीटा सेम है, तो डी थीटा बाई डी टी सेम होगा, डेट मीन्स ओमेगा सेम होगा। So both will rotate about the center of mass with same omega in same sense. Both nucleus and electron will rotate about the center of mass with same omega in same sense. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वह यहाँ पे हमने वही चीज लिखा है कि बोथ रिवॉल्व विद सेम ओमेगा इन सेम सेंस। और देखो न्यूक्लियस के घूमने से होता क्या है कि किस पे फर्क पड़ता है, रेडियस पे फर्क पड़ता है, एनर्जी पे फर्क पड़ता है, वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने लिख दिया वेलोसिटी के लिए नो चेंज, सो v डैश इज इक्वल टू v। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर मोशन कंसिडर करते हो तो रेडियस का वैल्यू बदल जाएगा, एनर्जी का वैल्यू बदल जाएगा। लाइक अगर न्यूक्लियर मोशन नहीं कंसिडर कर रहे थे तो मान लो रेडियस था r का वैल्यू था n² z r0। अभी न्यूक्लियर मोशन कंसिडर करोगे तो नया वाला जो रेडियस हो जाएगा वो आ जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय म्यू, वेयर म्यू इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड मास। ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय r²। ये म्यू का वैल्यू m1 m2 बाय r² हो जाता है। हम लोग ये देखेंगे कि ये रिजल्ट आया कैसे, पहले देख लेते हैं रिजल्ट है क्या क्या। रेडियस जो है वो एम बाई म्यू इंटू आर हो जाता है, आर जो है वो पुराना वाला रेडियस, आर डैश जो है वो नया वाला रेडियस मतलब कंसिडरिंग न्यूक्लियर मोशन। सिमिलरली एनर्जी भी चेंज होता है, एनर्जी देखो ये हो जाता है म्यू बाई एम इंटू इनिशियल एनर्जी, सॉरी विदाउट कंसिडरिंग न्यूक्लियर मोशन अगर एनर्जी ई था तो विद कंसिडरिंग न्यूक्लियर मोशन एनर्जी ई डैश है, तो ये ई डैश और ई में ये रिलेशन होता है। अच्छा, अब ये रिजल्ट आया कैसे, तो जरा सा हम लोग इसका प्रूफ भी देख लें क्या। चलो यार प्रूफ देख लें इसका। हाँ तो देखो, अब मान लो कि ये है न्यूक्लियस, इसका मास है कैपिटल एम, ये है इलेक्ट्रॉन, इसका मास है स्मॉल एम, एंड सेपरेशन जो है इनका सेंटर ऑफ मास कहीं पे बीच में है। स्मॉल एम का यहाँ से सेपरेशन है r2, कैपिटल एम का है r1। ये कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में सेपरेशन है मान लो r। अच्छा, अब आपने देखा कि दोनों जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेम ओमेगा से घूमते हैं। स्मॉल एम जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है r2 रेडियस के सर्कल पे, और कैपिटल एम जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है r1 रेडियस के सर्कल पे। दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं। अब घूमने के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कितना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, आप एम ओमेगा स्क्वायर, लाइक स्मॉल एम को चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर r2, बिकॉज सर्कल का सेंटर यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास वाले लोकेशन पे, तो स्मॉल एम को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर r2। यू कैन आल्सो राइट इट एज mv² बाई r2। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, k q1 q2 बाई r²। ठीक है, तो ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर r2 इज दिस,
अभी R2 का वैल्यू भी बैठा सकते हो, लाइक R2 जो है वो हो जाएगा mR/m+m। R2 की वैल्यू बैठा सकते हो। तो अच्छा, एक रिलेशन हमें यहाँ से आया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये आपका जो है थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया बस। तो देखो, तो ये m1 m2 बाई m1 प्लस m2, इसी को हम लोग रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट एक सिंबल है, जस्ट एक टर्म है। तो ये mm बाई m प्लस m, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, इसको हम लोग रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या, म्यू ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, बोलिए। ओके, सो म्यू ओमेगा स्क्वायर r इज जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो देखो, सेकंड स्टेप आप लगा लो, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम को आप आई ओमेगा बोल सकते हो। आई ओमेगा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे तो ये डिस्टेंस है r2, स्मॉल m का हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr2 स्क्वायर, और कैपिटल M का डिस्टेंस है r1, तो ये हो जाएगा कैपिटल M r1 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका m r1 स्क्वायर प्लस स्मॉल m r2 स्क्वायर। r1 r2 का वैल्यू डाल दो आप, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। ये आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये m1 m2 बाई m1 प्लस m2 के फॉर्म में ही आ जाएगा। इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। ये म्यू इनटू r स्क्वायर आ जाएगा यार। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंट, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो म्यू इनटू r स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, और एंगुलर मोमेंटम जो था आई ओमेगा, ये था nh बाई 2 पाई। तो आई के जगह पे ये डाल दो म्यू इनटू r स्क्वायर, आई की जगह ये म्यू इंटू r स्क्वायर डाल दो। ठीक है, तो ये एक दूसरा रिलेशन आ गया हमें। अब देखो, सेम ही देखो क्या है ना, आप ऐसे समझो, लाइक ये तो आपको पूरा करके दिखा दिया, बट आप ऐसे समझो कि देखो, ये डेरिवेशन कैसे किया था हमने, r का e का डेरिवेशन कैसे किया था। एक लिखा था सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाई r। देखो यहाँ पे भी जो है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर r ही है ना, m ओमेगा स्क्वायर, m के जगह म्यू आ गया बस, तो मास के जगह म्यू आ गया, बाकी ओमेगा स्क्वायर r वैसे ही है। r इज द सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो एक हम लोग ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाला इक्वेशन लिखे थे, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन लिखे थे। तो एंगुलर मोमेंटम का जो इक्वेशन लिखे थे, ठीक है, तो यहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन लिखे हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्या लिखते थे हम लोग, वहाँ पे एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा जो है वो एन एच बाई 2 पाई होता था। यहाँ पे जो है एम आर स्क्वायर की जगह म्यू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई हो गया। ये दो इक्वेशन हो गया, दोनों को सॉल्व करेंगे, तो दोनों को सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू। दोनों को सॉल्व करके आपको ओमेगा का भी वैल्यू मिल जाता है, और ओमेगा का वैल्यू वगैरह डाल देने से आपको जो है ना वो मिल जाएगा आर का वैल्यू। आर का वैल्यू इतना आ जाएगा, देखो एन स्क्वायर बाई जेड एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई ई स्क्वायर, एम था, एम वाज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एम के जगह म्यू आ गया बस। तो सेम चीज दो यूज किया है, ठीक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स का, एक एंगुलर मोमेंटम का, और ये रिलेशन आ गया आर इज एन स्क्वायर बाई जेड, जो आर नॉट था एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई स्क्वायर एम, एम के जगह बस म्यू आ गया। ठीक है, बोलो, फिर से बता दें कि समझ में आया। हाँ सर, समझ में आया। तो यहाँ से जो है ना वो क्या बोलते हैं, तो ये कंसीडरिंग कंसीडरिंग न्यूक्लियर मोशन सेम ही चीज आया है। देखो आर इज एन स्क्वायर बाई जेड एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई स्क्वायर, बस मास के जगह म्यू आ गया, और न्यूक्लियस को रेस्ट में माने थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास आया था। अभी इसको आप आर डैश बोल लो, इसको आर बोल लो, अभी आप इसको डिवाइड कर दो, तो इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो आर डैश बाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम बाई म्यू। तो आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एम बाई म्यू आर।
आर डैश जो है वो क्या हो जाएगा m by म्यू आर। यही चीज लिखा है यहाँ पे, आर डैश इज m by म्यू आर, आर डैश इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय म्यू आर, यही चीज लिखा है ना यहाँ पे। बोलो समझ में आया? तो ये आर डैश का रेडियस का प्रूफ हो गया। सिमिलरली ये जो है वो आप एनर्जी के लिए भी कर दोगे, यही चीज एनर्जी के लिए भी आ जाएगा। एनर्जी जो है वो क्या होता है, लाइक यही चीज एनर्जी के लिए करोगे तो देखो एनर्जी के लिए जैसे फॉर्मूला लिखे थे ना आप, क्या बोलते हैं वहां पे एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होता था, E is equal to माइनस जेड स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो यार, यही था ना एनर्जी का फॉर्मूला? हाँ, हेलो 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 हेलो। अच्छा अब देखो यहाँ पे आर का टर्म आ रहा है, अब न्यूक्लियर मोशन कंसिडर करने की वजह से रेडियस डिफरेंट हो गया है, तो एनर्जी भी डिफरेंट हो जाएगा। अभी नया वाला एनर्जी अगर ई डैश है तो वो हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश। ठीक है, तो ई बाई ई डैश इज इक्वल टू हो गया आर डैश बाई आर, ई बाई ई डैश इज इक्वल टू आर डैश बाई आर। So you can write E dash is equal to R by R dash into E. E dash is equal to R by R dash into E. So E dash is R by R dash into E. E dash अपना आया R by R dash into E. R by R dash क्या होगा यहाँ से देखो, R by R dash क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू by me. So therefore E dash is म्यू by me into E. ठीक है, क्लियर है? तो E dash is म्यू by me into E. E dash जो है वो इतना है, so E dash is म्यू by me into E. अभी आपका जो फॉर्मूला है, तो एक तो आप ये रिलेशन याद रख सकते हो, देखो डबल स्टार लगाया है, आप म्यू के टर्म्स में याद रख सकते हो, देखो दोनों में अलग टाइप का रिलेशन है। आर डैश जो है वो एम ई बाई म्यू इंटू आर है और ई डैश जो है वो म्यू बाई एम इंटू ई है, वेलोसिटी में नो चेंज है। एक तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म में याद रख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो देखो कैसा होगा, आर तो एन स्क्वायर बाई जेड आर नॉट जान रहे हो, ई जो है वो माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ई नॉट जान रहे हो, म्यू जो है वो आप जानते हो, म्यू जो है वो क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूक्लियस बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो आप अगर यहाँ पे म्यू का वैल्यू बैठा दो, म्यू का वैल्यू अगर आप बैठा दो तो इसी रिलेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, आर डैश इज 1 प्लस एम ई बाई एम एन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ न्यूक्लियस, आर डैश इज आर इंटू 1 प्लस एम ई बाई एम एन, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो ई डैश इज ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम ई बाई एम एन। आपको जो कन्वीनियंट फील हो इन दोनों में, चाहे तो ये दोनों याद रखो या फिर ये दोनों याद रखो। ठीक है, बोलिए। म्यू इज एम ई बाई एम एन बाई एम ई प्लस एल एन, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। म्यू का वैल्यू आप देखोगे यहाँ से तो इट इज लेस देन एम ई। सो तो यही है, यही चीज है। एनर्जी के लिए वही चीज देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो था वो आपका उसमें भी मास के जगह नया वाला ई डैश लिखते समय म्यू आ गया। तो ये इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन हुआ रेडियस पे और एनर्जी पे। ये रिडबर्ग कांस्टेंट का भी देख लेते हैं, तो आर होता है ई नॉट बाई एच सी, अभी एच और सी तो कांस्टेंट है, तो ई नॉट पे जो फर्क पड़ा वही रिडबर्ग कांस्टेंट पे पड़ेगा। अभी देखो ई नॉट है ये वाला चीज, ई नॉट है ये वाला चीज, तो ई नॉट में मास के जगह म्यू आ गया था, तो जो फर्क जो है वो ई नॉट में आया है वही फर्क रिडबर्ग कांस्टेंट में भी आएगा। अभी ई नॉट में एनर्जी के लिए क्या फर्क आया था, एनर्जी के लिए क्या फर्क आया था यार, एनर्जी के लिए फर्क आया था
ई डैश इज म्यू बाई एम ई इंटू ई, तो रिडवर कांस्टेंट के लिए वही आएगा, लाइक आर डैश इज म्यू बाई एम ई इंटू आर, म्यू बाई एम ई इंटू आर, आर डैश इज म्यू बाई एम ई इंटू आर। आर क्या हो गया, आर इज रिडवर कांस्टेंट विदाउट कंसिडरिंग न्यूक्लियर मोशन, जो आपको अभी याद रखे थे वैल्यू, और आर डैश जो है वो रिडवर कांस्टेंट विद कंसिडरिंग न्यूक्लियर मोशन। तो ये हो गया, ये रिडवर कांस्टेंट में भी वही रिलेशन होगा जो एनर्जी का रिलेशन है। सो आर डैश इज म्यू बाई एम ई इंटू आर, म्यू की जगह अगर आप एम ई एम एन बाई एम ई प्लस एल एन डालें, एम एन डालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। बोलिए, अब यहाँ रिडवर कांस्टेंट अगर बदल गया तो क्या होगा कि लैम्डा भी बदल जाएगा, जो स्पेक्ट्रल लाइंस के वेवलेंथ है वो भी बदल जाएंगे। रिडवर कांस्टेंट बदल जाएगा तो स्पेक्ट्रल लाइन के वेवलेंथ्स भी बदल जाएंगे। जस्ट अ सेकंड, रिडवर कांस्टेंट में जो स्पेक्ट्रल लाइन के वेवलेंथ्स थे, एक सेकंड, स्पेक्ट्रल लाइन के वेवलेंथ्स भी बदल जाएंगे। और स्पेक्ट्रल लाइन के वेवलेंथ्स कैसे हो जाएगा, लाइक 1 बाई लैम्डा है आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन टू स्क्वायर माइनस 1 बाई एन वन स्क्वायर, नए वाला वेवलेंथ अगर लैम्डा डैश है, सो 1 बाई लैम्डा डैश इज आर डैश जेड स्क्वायर 1 बाई एन टू स्क्वायर माइनस 1 बाई एन वन स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो, we will get lambda dash by lambda is r by r dash and r by r dash, so lambda dash by lambda is r by r dash। अभी हम लोगों ने देखा है रिडवर कांस्टेंट के लिए ये वही रिलेशन होता है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये कैपिटल आर रेडियस के लिए नहीं है, रिडवर कांस्टेंट के लिए है, ठीक है। रेडियस के लिए हम लोग स्मॉलर यूज किए हैं, रिडवर कांस्टेंट के लिए वही रिलेशन होगा जो एनर्जी के लिए था, वो एम ई बाई म्यू है। तो ये आप फॉर्मूला में बैठाओगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा। सो आपको लैम्डा डैश और लैम्डा में भी रिलेशन मिल गया। तो अगर विदाउट न्यूक्लियर मोशन अगर लैम्डा पता है ना किसी स्पेक्ट्रल लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो कंसिडरिंग न्यूक्लियर मोशन भी आप लैम्डा डैश निकाल सकते हो। तो ये इतना पार्ट हो गया, बाकी इसके बाद क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अभी ब्रेक के बाद सेकंड क्लास में करेंगे।